नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम आज बात करेंगे साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के बारे में। इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से फैल रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे साइबर अपराध के प्रकार, उनके पीछे के कारण और भारतीय संदर्भ में कुछ ऐसे मामले जो कि महत्वपूर्ण हैं, जिनके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हम इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के प्रारंभ करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, आज हम डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई एक बड़ी चुनौती है। इंटरनेट के माध्यम से हम जो जानकारी साझा करते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स, निजी फोटोज, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये सब साइबर अपराधियों के लिए सोने की खान है। साइबर अपराध केवल हैकिंग तक सीमित नहीं है, इसमें धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन ठगी, रैनसमवेयर हमले और कई प्रकार के धोखे शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अपराध दिन प्रतिदिन और भी जटिल होते जा रहे हैं। सबसे पहला प्रकार है हैकिंग। हैकिंग का मतलब है अनाधिकृत रूप से किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में प्रवेश करना। हैकर किसी कंपनी के सर्वर को हैक कर डेटा चुराने या फिरौती की मांग करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार सरकारी या निजी संस्थाओं के डेटाबेस को हैक कर महत्वपूर्ण जानकारी चुराई जाती है। हालांकि हैकिंग के तरीके दिन ब दिन उन्नत होते जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार नए नए उपाय विकसित कर रहे हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका है फिशिंग अटैक, जो आज के समय में सबसे आम और खतरनाक साइबर अपराधों में से एक है। इसमें अपराधी नकली ईमेल, एसएमएस या कॉल करके लोगों को धोखा देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको एक ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तुरंत लॉगिन करें। जब आप डर कर लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और आपकी संवेदनशील जानकारी चोरी हो जाती है। और ये लगभग सभी वेबसाइटों के माध्यम से अब होने लगा है। तो अब वर्तमान में यह पहचानना भी मुश्किल हो रहा है कि हम नकली वेबसाइट पे जा रहे हैं कि असली वेबसाइट पे जा रहे हैं। तीसरा है पहचान की चोरी, जो आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। साइबर अपराधी किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। कभी कभी यह जानकारी डार्क वेब पर बेची जाती है। साथ ही डाटा डिफेंस के जरिए वेबसाइट या सर्वर के डाटा में बदलाव कर दिया जाता है, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान पहुंचता है। आज के ऑनलाइन ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें अपराधी नकली ई-कॉमर्स वेबसाइट, झूठे निवेश स्कीम और नौकरी या वर्क फ्रॉम होम ऑफर्स के जरिए लोगों से पैसे उड़ा लेते हैं। यहाँ बात सिर्फ वित्तीय नुकसान की नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास और सुरक्षा के बारे में भी है। और एक महत्वपूर्ण फंसाने का तरीका है, जिसे कह सकते हैं कि लोगों को उलझाने का, उनसे पैसे लूटने का एक तरीका है रैनसमवेयर। यह एक ऐसा हमला है जिसमें अपराधी आपके कंप्यूटर या मोबाइल को लॉक कर देते हैं और फिर उसे अनलॉक करने के बदले में फिरौती की मांग करते हैं। और इस प्रकार के हमले से न केवल व्यक्तिगत यूजर्स बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी प्रभावित होती हैं। भारत में कई कंपनियां इस हमले का शिकार हो चुकी हैं, जिससे उनके महत्वपूर्ण डेटा का नुकसान हो चुका है। आज के समय में सोशल मीडिया पर भी ठगी और धोखाधड़ी के मामले आम हो गए हैं। फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करना, झूठे ऑफर्स और नकली प्रतियोगिताएं आयोजित करना
ये सभी तरीके अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। साथ ही मोबाइल आधारित धोखाधड़ी जैसे कि नकली ऐप स्टोर फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि हमें सुरक्षित रहना होगा। तो हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हमें इन मामलों के बारे में जानकारी होती है और ये मामले कहाँ कहाँ हो चुके हैं और कैसे कैसे ये घटित हुए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम प्रकाश की नज़र डालते हैं और उन मामलों को समझते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख मामलों की, जिनमें हमें यह समझ में आता है कि साइबर अपराध कितना खतरनाक हो सकता है। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो न केवल आर्थिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चिंताजनक है। 2018 में पुणे स्थित कॉसमोस बैंक के सर्वर को हैक कर अपराधियों ने लगभग 94 करोड़ की धोखाधड़ी कर दी थी। इस मामले में हैकरों ने बैंक के सिस्टम में सेंध लगाई और संवेदनशील डेटा को चुरा लिया। यह मामला इसलिए भी चिंताजनक था क्योंकि इससे पता चला कि निजी और सरकारी संस्थान किस हद तक साइबर हमलों के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं। तो बात यहाँ पर बैंक की नहीं थी, बात यहाँ पर थी सुरक्षा की, कि सुरक्षा कितनी है। जोमेटो डेटा लीक का मामला भी काफी प्रसिद्ध है। 2017 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के 17 मिलियन उपयोगकर्ताओं की ईमेल आईडी और पासवर्ड चोरी कर लिए गए थे। यह डाटा फिर डार्क वेब पर बेच दिया गया। इस घटना ने दिखा दिया कि कैसे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा में एक छोटी सी कमी बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। बात समझने वाली ये है कि छोटी छोटी एक कमियां, छोटी छोटी असुरक्षित सावधानियां जो हम नहीं रख पाते हैं, उनके कारण हमें कितना नुकसान पहुंच सकता है। 2023 की बात करें तो 2023 में कोरोना वैक्सीन पंजीकरण पोर्टल कोविन से भी डेटा लीक होने की खबरें आई। इस घटना में करोड़ों भारतीयों की पर्सनल जानकारी लीक हो गई, जिससे उनकी गोपनीयता और सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए। इसके अलावा कई और मामले भी साइबर अपराध के उदाहरण के मिलते हैं, जैसे कि नकली नौकरी ऑफर्स, ऑनलाइन लॉटरी स्कैम और यूपीआई फ्रॉड के मामले। इन सभी ने हमें यह सिखाया कि साइबर अपराध किस हद तक उन्नत और जटिल हो चुके हैं। आज हम अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं कि कोई फोन यदि हमारे पास आ रहा है तो कोई सच में अनजान व्यक्ति फोन कर रहा है या कोई हमारा ऐसा व्यक्ति है जो कहीं मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि हम अनुमान ही नहीं लगा पाते, क्योंकि तरीके इतने बदल गए हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार 2020 से 2022 तक के बीच में कुछ राज्यों में साइबर अपराध के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चलिए हम एक बार इन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश में लगभग 11,000 मामलों में से केवल 642 मामलों में अपराधियों को सजा मिली। वहीं कर्नाटक में 10,741 दर्ज मामलों में सिर्फ 2 मामलों में दोषी ठहराया गया। 2021 में तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिली, जहां सजा की दर बहुत कम थी। 2022 के आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना में 15,297 मामलों में से केवल 60 अपराधियों को सजा मिली, जबकि कर्नाटक में 12,556 मामलों से यानी 12,556 मामलों में से केवल 12 ही अपराधी दोषी पाए गए। तो बात यह है कि जो इतने घटनाएं हो रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन? जब घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और अपराधी कम हैं, तो इसका मतलब ये है वही लोग कहीं ना कहीं घूम फिर कर इन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि साइबर अपराध की बढ़ती संख्या के बावजूद अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में काफी कमी है, जिससे उनकी संख्या, एक प्रकार से कहें कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है। यह समस्या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यक्षमता और साइबर सुरक्षा उपायों में सुधार करने की आवश्यकता को दर्शाती है। दोस्तों, जैसे जैसे तकनीक में उन्नति हो रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी नए नए तरीकों से हमला करने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि साइबर सुरक्षा में भी निरंतर अनुसंधान चल रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ नवीनतम तकनीकी प्रवृत्तियों के बारे में जो साइबर हमलों का मुकाबला करने में मदद कर रही हैं, जिससे आपको भी जानकारी मिलेगी और आप भी आने वाली इन समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और मशीन लर्निंग का उपयोग साइबर सुरक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। ये तकनीकें न केवल हमलों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करती हैं, बल्कि संभावित खतरों का तुरंत पता लगाने और उनका जवाब देने में भी सहायक होती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक अब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं है, इसे डेटा सुरक्षा, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन और पहचान की चोरी को रोकने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। ब्लॉकचेन की विनाशी संरचना साइबर अपराधियों के लिए बड़ी बाधा बन चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि तुम डाल तो हम पात, तुम बढ़ते चलोगे तो हम भी तुमको हराने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हाँ, उतने व्यापक तरीके से हम अभी नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। आज नहीं तो कल तुमको पकड़ के तो रहेंगे ही। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के जरिए यानी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के बढ़ते उपयोग के साथ क्लाउडिंग सिक्योरिटी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। आज के समय में कंपनियां और संस्थान अपने डाटा को क्लाउड में स्टोर रखते हैं, जिससे साइबर अपराधियों के लिए डाटा चुराना आसान हो जाता है। लेकिन क्लाउड सिक्योरिटी के नए प्रोटोकॉल और इंस्क्रिप्शन तकनीकें इस खतरे को काफी हद तक कम कर रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम जिन जिन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उनमें ये अनैतिक गतिविधियां करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भी हम कार्य करते हैं। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के जरिए सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार नए नए हमलों और खतरों की जानकारी एकत्र करते हैं। इससे पहले ही संभावित खतरों का पता चल जाता है और समय रहते सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। इस तरह साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम ने साइबर सुरक्षा में एक नई दिशा प्रदान की है। अब बात करते हैं भारत में लागू साइबर कानूनों और सरकारी पहलों के बारे में, जो साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि अगर कानून नहीं बनाए जाएंगे तो हम उनसे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, जो हमारा लगातार नुकसान करते आ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को साइबर अपराधों से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इस अधिनियम के तहत हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन ठगी और कई अन्य अपराधों को कवर किया गया है। हालांकि तकनीकी उन्नति के साथ साथ साइबर अपराधों के तरीके भी बदल गए हैं। इससे कानून में समय समय पर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का उपयोग ऑनलाइन धोखाधड़ी और ठगी के मामलों में भी किया जाता है, क्योंकि ये 420 का ही मामला है कि कोई आपको बहला फुसलाकर आपके साथ धोखाधड़ी करता है। यह कानून अपराधियों को गंभीर सजा दिलाने का प्रावधान रखता है, जिससे अपराध के प्रति नफरत और चेतावनी का संदेश जाता है। सरकार ने साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की सहायता के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन यानी जिसका नंबर है 1930 यानी हेल्पलाइन नंबर है 1930 और CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जैसी एजेंसियां स्थापित की हैं। ये एजेंसियां साइबर हमलों की तुरंत जांच पड़ताल और त्वरित प्रक्रिया में माहिर हैं। हाल के वर्षों में डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी कानूनों पर भी जोर बढ़ा है। भारत में PDP बिल जैसे प्रस्तावित कानूनों के जरिए लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये प्रयास करना इसलिए भी जरूरी है कि जिस हिसाब से हमारी तकनीक बढ़ रही है, तो तकनीक का दुरुपयोग करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। वो उन तकनीक के माध्यम से बहुत अच्छे काम कर सकते थे, लेकिन इसका उपयोग वह शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन सरल लेकिन प्रभावी उपायों की, जिनकी मदद से हम और आप खुद को साइबर अपराधों से बचा सकते हैं। ये उपाय न केवल आपके डेटा की सुरक्षा करते हैं, बल्कि आपके ऑनलाइन व्यवहार में भी सुधार लाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है और कारगर कदम है, महत्वपूर्ण कदम ऐसा है जो कि आपकी ऑनलाइन तकनीक की शुरुआत में ही काम आता है, मजबूत पासवर्ड का उपयोग। अपने पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल करें। हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड रखें और समय समय पर उन्हें बदलते रहें। साथ ही अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे नियमित रूप से अपडेट करें। दोस्तों, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसा उपाय है
जिसे अपनाकर आप अपने ऑनलाइन खातों की सुरक्षा को दोगुना कर सकते हैं। बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का विकल्प जरूर इनेबल करें और ये लगभग सभी वेबसाइट और ऐप में दिया जाने लगा है। आपकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए किसी भी संदिग्ध ईमेल, SMS या कॉल पर तुरंत विश्वास ना करें। याद रखें, आपके बैंक या सरकारी एजेंसियां कभी भी आपसे किसी भी प्रकार के OTP या पासवर्ड की मांग नहीं करती हैं। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी वैधता जांचें। संभवतः हो तो इसी लिंक पर क्लिक ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने या आप जो भी महत्वपूर्ण डेटा जो रखते हैं उसका नियमित बैकअप लें। अगर किसी कारण से आपका डेटा खो जाता है या खराब हो जाता है तो बैकअप से आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही संवेदनशील डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करें ताकि यदि उसे कोई अनाधिकृत पहुंच बना भी ले तो उसे उसकी जानकारी हासिल ही हो न सके, क्योंकि वह उसे डिकोड ही नहीं कर पाएगा। साइबर सुरक्षा सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। नियमित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और सेमिनार में भाग लेकर हम सभी इस खतरे से बच सकते हैं। अब बात करते हैं उस प्रभाव की जो साइबर अपराध का हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ता है या पड़ रहा है। साइबर अपराध न केवल व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल धन हानि है, यह मान की भी हानि है और धन जन सबकी हानि है। जब आपके बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं या आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो जाती है तो यह आपके मनोबल और विश्वास को चोट पहुंचाता है। लोग अब ऑनलाइन लेन देन से डरते हैं, जिससे उनकी दैनिक जिंदगी प्रभावित होती है। उनको सुविधाएं अच्छी मिली हुई हैं, लेकिन उनको वो उपयोग करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी अनैतिक चीजें फैल गई हैं ऑनलाइन के माध्यम से कि लोगों को अब सच से भी डरने लगने लगा है। कंपनियां और सरकारी संस्थाएं साइबर हमलों के कारण अरबों रुपए के नुकसान का सामना करती रहती हैं। डेटा चोरी, हैकिंग, रैनसमवेयर हमलों के कारण कंपनी के प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। साइबर हमले सिर्फ व्यक्तिगत या कंपनी स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, ऊर्जा ग्रिड्स, सरकारी डेटाबेस साइबर हमलों के शिकार हो सकते हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही चिंताजनक है। इसलिए आवश्यक है कि हमें इनके प्रभावों से बचना चाहिए। साइबर अपराधों के चलते समाज में असुरक्षा की भावना फैल जाती है। साथ ही डिजिटल डिवाइड यानी उन लोगों में अंतर जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं और जो नहीं रखते हैं, और यह अंतर बढ़ जाता है। यह समाज में असमानता और अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि जिसे इस बात का ज्ञान है वह तो अपने आप को बचाव के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर लेगा, लेकिन जिन्हें इनका पूर्णता ज्ञान नहीं है वो बेचारे कहाँ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं साइबर अपराध लगातार विकसित हो रहे हैं। भविष्य में भी हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही तकनीकी प्रगति और अनुसंधान से हमें नई संभावनाएं भी मिल रही हैं जो हमें सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों के कारण साइबर हमलों का खतरा और भी बढ़ सकता है। हमें इन तकनीकों के साथ साथ इनके दुरुपयोगों को रोकने के उपायों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इसका अगर सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं इंटरनेट का, तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं और हम किसी पर यह इल्जाम ही नहीं लगा सकते कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, क्योंकि इतने गंभीर तरीके से वो घटनाओं को अंजाम देते हैं कि उनको खोज पाना भी कई बार मुश्किल पड़ जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान लगातार नए समाधान प्रदान कर रहे हैं। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकें और मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा उपाय भविष्य के साइबर अपराध के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। साइबर अपराधों का मुकाबला केवल राष्ट्रीय स्तर पर संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा रणनीतियां जैसे कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में
वैश्विक मानव और प्रोटोकॉल हमें इस लड़ाई में मजबूत बना सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी सुरक्षा करें और सरकार की बातों को माने, सुरक्षा की बातों को माने। अब हम बात करेंगे कुछ वास्तविक केस स्टडीज और विशेषज्ञों के इंटरव्यू सेगमेंट की, जो कि जिनके माध्यम से हमें यह जानकारी मिलेगी कि साइबर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर केस स्टडी की बात करें तो हमारा एक केस स्टडी है बैंकिंग का, एक बैंकिंग धोखाधड़ी मामले का। इसमें एक व्यक्ति को नकली बैंक का ईमेल आता है जिसमें उसके खाते के असुरक्षित होने की चेतावनी दी जाती है। अब सामने वाला व्यक्ति अपने खाते में पैसे रखता है, उसको ये डर तो होगा ही कि हमारा खाता कहीं खराब ना हो जाए, बंद ना हो जाए, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि ये सामने वाले की चाल है। उसने लिंक पर क्लिक किया और तुरंत ही उसके खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। इस मामले में पुलिस ने जांच करके अपराधियों को पकड़ा, लेकिन इससे पहले की कार्रवाई हो व्यक्ति को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस केस से हमें सीख मिलती है कि तुरंत सावधानी बरतना कितना जरूरी है। इसलिए हमारे आसपास अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्राइवेट क्षेत्र का भी बड़ा योगदान है। आईटी कंपनियां, बैंक और सुरक्षा फर्में मिलकर कई इनोवेटिव समाधान निकाल रही हैं। तो बात है हमें समझने की और उनके साथ सहयोग बनाने की, ना कि डरने की। सरकार ने साइबर अपराध को निपटने के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन, CERT इन और विभिन्न डिजिटल इंडिया अभियानों के जरिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और कदम उठाए हैं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल हमलों को रोकना है, बल्कि यदि कोई हमला हो जाता है और तो उससे अपने को बचना है और तुरंत कार्रवाई करना भी हमारा प्रयास रहे। ऐसा हम उनसे संपर्क करें। प्राइवेट क्षेत्र में IT कंपनियां उन्नत साइबर सुरक्षा सॉल्यूशंस और थ्रेट मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित कर रही हैं। बड़े बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान भी अपने डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इन पहलों से साइबर हमलों का खतरा काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन हमेशा सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे पास कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है, तो क्या वह सत्य है या कोई हमें फंसाने का प्रयास कर रहा है। आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के प्रति शिक्षा और प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। हर नागरिक को यह समझना होगा कि साइबर अपराध सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञों का काम नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है। अगर हम बचेंगे तो उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर हम नहीं बच पाते हैं और गैर जिम्मेदार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। विश्व भर में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज अब साइबर सुरक्षा पर विशेष पाठ्यक्रम और डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। यह नए प्रतिभाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित भी करता है। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, यूडेमी और विभिन्न सरकारी पोर्टल्स पर साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण न केवल तकनीकी ज्ञान बताते हैं, जबकि ये प्रशिक्षण जागरूकता फैलाने में भी मदद करते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, अगर हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है तो इनके बारे में जानकारी लें और इनका सहयोग करें और अपने को भी सुरक्षित करें। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर नियमित रूप से जागरूकता अभियान, सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करते रहते हैं और लगातार कर ही रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति साइबर सुरक्षा के महत्व को समझ सके और उसे अपनाने में सक्षम हो, ताकि उसकी कोई भी जमा पूंजी उससे ना छीनी जाए, क्योंकि एक क्लिक में आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है और यही अपराध करने वाले लोग करते ही हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करती है। इसमें तकनीकी समाधान, कानूनी ढांचे, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी का योगदान आवश्यक है। आइए हम एक समग्र रणनीति पर नजर डालते हैं और अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बात इस चीज की होती है कि हमें अपने आप को बचाना कहते हैं। तकनीकी उपायों में AI आधारित थ्रेट डिटेक्शन, उन्नत एन्क्रिप्शन और नियमित सिस्टम अपडेट शामिल हैं। हमें अपने सिस्टम को निरंतर मॉनिटर करना होगा ताकि कोई भी संदिग्ध
गतिविधि तुरंत पकड़ में आ सके। हमें यह जानकारी समय समय पर लेनी होगी कि इसका उपयोग, अगर कोई वेबसाइट हमारे में ओपन हो रही है तो क्या इसे हमने ही खोला है या किसी अनाधिकृत वेबसाइट के माध्यम से वह मॉनिटर हो रही है। कानूनी ढांचे में सुधार अत्यंत आवश्यक है। साइबर अपराधों की तेजी के साथ कानून में भी समय समय पर सुधार करना चाहिए, क्योंकि साइबर अपराध के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और उनके तरीके भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि साइबर अपराधी जब पकड़ में आते हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे अपराध के प्रति एक कड़ा संदेश जाए। नहीं, अगर उन्हें आसानी से छोड़ दिया जाएगा तो अन्य लोग भी इसको करने के लिए अग्रसर होते रहेंगे और अपराध के तरीके और अपराध लगातार बढ़ते रहेंगे। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, शिक्षा और जागरूकता के बिना कोई भी तकनीकी उपाय पूर्ण नहीं हो सकता है। हर नागरिक को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए और इसके लिए नियमित प्रशिक्षण, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्स जो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन्हें लेना चाहिए और वहां पर उपस्थित होना चाहिए। और ये सरकार का भी फर्ज है कि ऐसे सेमिनार और ऑनलाइन कोर्सेस को निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। साइबर अपराध वैश्विक समस्या है, इसके लिए देश के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान और साझा रणनीति आवश्यक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें मिलकर साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाना चाहिए और बनाया जा सकता है और हमारा प्रयास रहे कि ये हमको किया जाना चाहिए। मित्रों, हमने आज जाना कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध किस हद तक गहरी समस्या बन चुकी है। हमने जाना कि कैसे हैकिंग, फिशिंग, रैनसमवेयर हमले और ऑनलाइन धोखाधड़ी हमारे डिजिटल जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। हमने कुछ प्रमुख केस स्टडीज और आंकड़ों के माध्यम से यह भी जाना और समझा कि भारत में साइबर अपराध कितने व्यापक तरीके से, व्यापक पैमाने पर हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस खतरे से बच कैसे सकते हैं। हमारे पास तकनीकी उपाय हैं, कानूनी ढांचा है, सबसे बड़ी बात जागरूकता है। क्योंकि अगर हमारे पास जागरूकता रहेगी तो हम सावधानी के साथ रहेंगे और ऐसी घटनाओं से बचकर रहेंगे। अगर हम सभी मिलकर सावधानी बरतें तो साइबर अपराधियों को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि आपको जागरूक करना, आपको शिक्षित करना और आपको यह दिखाना कि साइबर सुरक्षा में आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चाहे आप एक आम नागरिक हो, एक व्यवसायी हो, एक सरकारी अधिकारी हो या साइबर सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इस बात को समझने वाले कोई भी व्यक्ति हो। तो दोस्तों, याद रखें, डिजिटल दुनिया में प्रवेश करते ही सुरक्षा का पहला कदम है जागरूकता। कि वर्तमान में हम सब प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया में जुड़े ही हुए हैं और हमारी निजी जानकारी वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इसे साझा करें ताकि हम सभी मिलकर साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकें। अगर आपको कभी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, धन्यवाद।